नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का कार्यक्रम अब अपने निर्णायक दौर में पहुंचने वाला है और यह ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का पदार्पण होने वाला है। कार्यक्रम आ गया है, 23 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार में होंगे, लेकिन आज हम आपको यहां यह बताने भी जा रहे हैं कि राहुल गांधी का कार्यक्रम भी आ गया है और वो भी 23 तारीख को ही बिहार पहुंचने वाले हैं। यानी कि जो प्रथम चरण का मतदान होने वाला है उसके 5 दिन पहले और प्रचार खत्म होने के 3 दिन पहले ये दोनों नेता वहां मौजूद होंगे। अब प्रधानमंत्री से तो सबों को उम्मीद है कि वो आएंगे और बताएंगे कि आखिरकार ये जो यक्ष प्रश्न है बिहार एनडीए के सामने एलजेपी को लेकर, उस पर उनकी क्या राय है। अभी तक स्पष्ट कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और किस तरह से कहते हैं, किन शब्दों के साथ कहते हैं, इसका सबों को इंतजार है। लेकिन राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी, पहला प्रश्न तो ये कि तेजस्वी के साथ वो कितनी सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सारी सभाएं एनडीए की सभाएं हैं। और दूसरा प्रश्न ये कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं राहुल गांधी के सामने, क्या उसको वो एड्रेस करेंगे या अपना एजेंडा चलाएंगे। सुकेश, देखिए, राहुल गांधी केवल अपनी बात कहते हैं और कहीं भी वो जाते हैं तो सिर्फ अपने मुद्दे को सामने रखते हैं और प्रचार करके चले जाते हैं। लेकिन बिहार में आज की तारीख में जो महागठबंधन के सामने सवाल है वो कई हैं, और ऐसे में जबकि सीपीआई एमएल साथ में है, जाले का सवाल साथ में आ गया है, उस कंस्टिट्यूएंसी का 370 के आसपास बातें सामने आ रही हैं। आपको लगता है इन सब को कैरी करते हुए राहुल गांधी उचित संदेश दे पाएंगे जो कि वोटों में तब्दील होगा बिहार में? देखिए, बिहार में एक एफर्ट चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और मैं वो एक कैलकुलेटेड एफर्ट मानता हूं। सोची समझी रणनीति के तहत प्रचार उन्होंने शुरू किया है। वो डिफ्लेक्ट करना नहीं चाह रहे हैं, वो डेविएट नहीं करना चाह रहे हैं, मुद्दों से हटना नहीं चाह रहे हैं, वो रियल इश्यूज पे जमे रहना चाह रहे हैं। मैंने देखा है पोलराइज करने वाले बयान भी उसको दूसरे डायरेक्शन में लेके चले गए तेजस्वी। मुझे लगता है कि आपस में जो चर्चा हुई होगी उसमें ये बात रखी गई होगी कि हमको युवाओं की बात करनी है, हमको शिक्षा की बात करनी है, हमको रोजगार की बात करनी है, हमको नौकरियों की बात करनी है, हमको स्वास्थ्य सेवाओं की बात करनी है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पे लगातार हैमर करने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं। बहुत सालों बाद मैंने ये देखा है, और आप चूंकि क्लोजली फॉलो भी करते हैं कांग्रेस को, कि कांग्रेस के ठीक ठाक नेता वहां जाकर बैठ गए हैं। क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, इश्यूज क्या होंगे, क्या ब्रीफ किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला से लेकर तमाम जो टीम है वहां बैठी हुई है। मुझे लगता है कि इट्स नॉट फॉर नथिंग। रणदीप सुरजेवाला वहां जाकर कोई प्रचार करने नहीं गए हैं, वो स्ट्रैटेजी का पार्ट होने गए हैं कि हमें किन इश्यूज पे लड़ना है। आज भी जो संकल्प पत्र जिसका नाम दिया है, उसको बहुत, अगर आप ने सुना हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें कहा तेजस्वी ने कि नवरात्रे के दिन के पहले दिन ये संकल्प लेते हैं और इस संकल्प पत्र के साथ आपके सामने आए। तो नवरात्रा भी आ गया, संकल्प भी आ गया, और ये संकल्प पत्र दरअसल ये बीजेपी से उठाया गया है। संकल्प पत्र बीजेपी ने, इस मैनिफेस्टो को विजन डॉक्यूमेंट और बाकी चीजें कहा जाता था, लेकिन उसको संकल्प पत्र नाम जो है वो मैंने बीजेपी के डिक्शनरी में देखा था, वो संकल्प पत्र भी ले लिया। तो मुझे लगता है कि ये कैलकुलेटेड अटेम्प्ट है, एफर्ट है कि इस बार नीतीश कुमार को, जो 15 सालों से वहां शासन में है, जो वहां ड्रॉबैक्स हैं, जो दिख रहा है जमीन पे, जिसकी चर्चा ज्यादा हो रही है, कोरोना के काल में नौकरियां सबसे ज्यादा चर्चा में है, और 10 लाख नौकरियां पिछले कुछ दिनों से लगातार हैमर कर रहे हैं तेजस्वी। ये सोची समझी रणनीति है कि युवा है, 10 लाख नौकरियों की बात है, उसके साथ स्टूडेंट्स भी जुड़ेगा क्योंकि उनके एस्पिरेशंस भी होंगे, वो कल को वो भी नौकरी मांगने वाला होगा। अगर ये पूरा होता है तो उसे लगेगा कि इसने एक नई दृष्टि दी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी
अपने आप को लिमिट करेंगे, वो नेशनल इश्यूज में नहीं फंसने वाले जो उनको डॉक में डालते हैं। जिन इश्यूज का आपने जिक्र किया, चाहे वो 370 हो जिस पे चिदम्बरम का बयान आया, चाहे वो जाले का इशू हो जो जिन्ना का मुद्दा उठ गया है, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश होगी, लेकिन वो स्थानीय स्तर पे लोग उसका जवाब देंगे। सुरजेवाला और बाकी लोग, राहुल गांधी, तेजस्वी, ये ऐसे लोग हैं जो डिगना नहीं चाहेंगे। मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को ये बात ब्रीफ की गई होगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बारीकी से अगर परखा जाए तो किस तरह से संकल्प शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है कि आज से दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है, कलश स्थापन हो रहा है, तो ऐसी बातों को कहते हुए दरअसल कोशिश इस बात की जा रही है कि किसी विवादास्पद मुद्दे को न छेड़ा जाए और जो एक भावना है जनमानस की उसके साथ रहा जाए। पर यहां पर एक और चीज भी देखी गई, जब सवाल किया गया कि 370 पर आपका क्या व्यू है, तो उस क्वेश्चन को अवॉइड कर गए तेजस्वी, कहा बिहार पर ही रखिए। तो जाहिर है कि उसको रखने की तो कोशिश है, पर यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं सुकेश, तो प्रधानमंत्री जैसा कैंपेनर फिलहाल इस देश में कोई नहीं है। और मैं उनके पहुंचने से पहले जो जाले कंस्टिट्यूएंसी को लेकर विवाद है उस पर आपको लाना चाहूंगा। और वहां जिना का फोटो नहीं हटने देने वाले एक व्यक्ति, जब वो मशकूर उस्मानी एएमयू में प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट यूनियन के, वैसे व्यक्ति के रूप में प्रचारित किए गए, अब उन्हें कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। क्या ये आशंका निर्मूल है कि प्रधानमंत्री या अमित शाह जब वहां पहुंचते हैं तो इस मुद्दे को छूने की कोशिश तो जरूर करेंगे, क्योंकि जिना अपने आप में एक बहुत बड़े डिवाइसिव इशू है हमारे देश में, अलीगढ़ में हमने देखा था। और ऐसे व्यक्ति को टिकट देने के पीछे आखिर कांग्रेस की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, ये बिहार की राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं रहे हैं, बहुत कम उम्र के हैं, एएमयू में पढ़ते थे। जाले कॉन्स्टिट्यूएंसी की बनावट आप देखें तो बहुत दिनों से वहां एक डिमांड रही है अल्पसंख्यकों के बीच से, मुस्लिमों के बीच से, कि ये दरअसल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसकी बनावट अगर देखें तो ये सीट हमें मिलनी चाहिए। और जो बताया जाता है कि तारिक अनवर, शकील अहमद जैसे जो बड़े नेता हैं, मुस्लिम फेसेस हैं बिहार के, उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश की और वो प्रिवेल कर गए कि हमें किसी मुसलमान को देना चाहिए। अब ये नाम किसने वहां बताया? अब कांग्रेस ये कह रही है कि हमने सारी पड़ताल कर ली। इन्होंने तो पीएम को चिट्ठी लिखी जब ये स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे कि भाई इसको भी हटवाइए और पार्लियामेंट से भी हटाइए, मुंबई में जो है वहां से भी हटाइए, सब जगह से हटना चाहिए। तो एक एक्सक्यूज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से है कि दरअसल ये मुद्दों से भटकाने के लिए, क्योंकि ये लोकल इश्यूज में फंसेंगे, ये गवर्नेंस के इशू पे फंसेंगे, और इसलिए इसको डाइवर्ट करने के लिए उस्मानी के एंट्री को ये कलर दिया जा रहा है। लेकिन ये एक तरीके से परोस के दे दिया है, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में थे, उनके ऊपर एक चार्ज लगा था। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि अगर किसी पे चार्ज लगा और वो चार्ज बाद में ड्रॉप कर दिया गया तो क्या वो अयोग्य माना जाए? लेकिन क्या वो जिस तरीके से जिन्ना की फोटो पे एक विवाद वहां शुरू हुआ और उस विवाद के केंद्र में थे, वो उस समय स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, और उस समय ये स्वर चारों तरफ गया था कि ये जिन्ना की मूर्ति को हटाने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, और इसलिए उस फोटोग्राफ को हटाने के पक्ष में नहीं। मैं उसी पे आ रहा था कि जब आप इस तरीके से एक अपनी स्टेटेड लाइन ले लेते हो तो उसके बाद आप अपनी पार्टी को, चाहे वो आपको लाख डिफेंड करे, लेकिन अपनी पार्टी को नहीं, अपने ओपोनेंट को एक मौका दे देते हो कि आप इसको इशू बना लो। तो डिफरेंट पॉकेट्स में ये इशू तो बनेगा। आप देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं ने इस पे बयान देना शुरू किया था। प्रधानमंत्री ये बयान, इस पे कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मैं इसका प्रेडिक्शन तो अभी नहीं कर सकता, लेकिन ये इशू बनेगा, चूंकि उनके कैंडिडेचर को स्क्रूटनी करने की बात हो रही थी कि स्क्रूटनाइज करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको हटाने में भी दिक्कत है, रखने में दिक्कत है, तो हटाने में भी दिक्कत है। आपने हटा भी दिया और इशू तो बन गया। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट वही रहेंगे तो इशू रहेगा।
इशू रहेगा तो बयानबाजी होगी। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, स्टार कैंपेनर बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं। और बीजेपी में इस तरीके के बयान अभी नित्यानंद राय ने दिया था कि कश्मीर से आतंकी बिहार चले आएंगे अगर आरजेडी का शासन हुआ तो जब निर्मूल बातों को इशू बनाया जा सकता है तो इसमें तो एक पका पकाया इशू है जो आपके सामने खड़ा है और कांग्रेस इससे दो चार है। राहुल गांधी तो इससे बच के निकल जाएंगे, लेकिन रोज जब इसको इशू बनाया जाएगा तो स्थानीय स्तर पे इसको कैसे टैकल किया जाता है, क्या रियल इश्यूज पे जो टिके रहने की कोशिश है महागठबंधन की वो हो पाएगी या डिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए, ये आपने कह दिया, आप चाहते हैं कि चुनाव तो रियल इश्यूज पर हों, लेकिन अब प्रश्न ये भी है कि एक ऐसा मुद्दा आपने तस्तरी में पड़ोस के सामने रख दिया है कि उसको अगर न भुनाया जाए तो क्या किया जाए। मैं इसको मानता हूं कि हो सकता है कि उन्होंने ये चिट्ठी भी लिखी हो प्रधानमंत्री को सुकेश की बाकी जगहों पर जितनी भी जिन्ना की फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं उनको उतारा जाए, ये हकीकत भी हो सकती है। पर पॉलिटिकल मैसेजिंग जो राजनीतिक संदेश चुनाव के दौरान जाता है उसका अपना महत्व होता है। आज आप कह रहे हैं कि उनसे उनकी उम्मीदवारी ले ली जा सकती है वापस। एक तो अव्वल तो संभावना नहीं बनती और अगर हो भी जाती है तो बात तो वही रह गई। तो सवाल अब यहां ये पर है कि आप ऐसा करते करते वैसा कैसे कर गए। आप जब मुद्दों के आधार पर रख रहे थे तो कहीं कांग्रेस ने कुछ ऐसी बात तो नहीं कर दी जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रोस्पेक्ट्स के लिए एक लायबिलिटी बन गई। ये प्रश्न इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं 70 सीटों के साथ कांग्रेस आज की तारीख में अगर गड़बड़ाती है, संतुलन उसका छूटता है, तो फिर वो आरजेडी के ऊपर साफ तौर पर प्रतिछाया बनकर के उनके प्रोस्पेक्ट्स को खराब करेगा। जाले से अगर आगे बढ़ जाइए, आपकी बात का जवाब भी देता हूं। जाले पे हमने डिस्कस किया, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि क्या आरजेडी को जो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कांग्रेस को, क्या कांग्रेस ऐसी स्थिति में कर पाएगी इन इश्यूज को जब वो दो चार होगी तो वो कॉम्प्लीमेंट करने जा रही है क्या? चलिए, जाले तो एक बड़ा मुद्दा उन्होंने दे दिया विपक्ष को, अपने विपक्षी को। सिर्फ इतना ही नहीं है, कांग्रेस वहां, मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो है ना, वो लड़ने वाले ज्यादा नहीं है, सीट्स ज्यादा है। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी सीट्स के हिसाब से हो गई। बिल्कुल। और मैं दो चार सीट्स का नाम बता देता हूं आपको। सुपौल 2010 में कांग्रेस आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़े थे। सुपौल में आरजेडी दूसरे नंबर पे थी, कांग्रेस को सुपौल सीट दी गई है। जब कांग्रेस को सुपौल सीट दे दी गई, 70 सीट दे दी गई और उसमें सुपौल आ गया, तो बाद में लोगों का ध्यान गया शायद कि ये तो ज्यादती हो रही है। अब सुपौल सीट तो कायदे से आरजेडी को लड़नी चाहिए, लेकिन सुपौल जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव की ट्रेडिशनल सीट है, तो आरजेडी ने वो सीट कांग्रेस को दे दी। बिहारीगंज तीसरे नंबर पे थी 2010 में कांग्रेस, दूसरे नंबर पे आरजेडी थी, ये सीट भी कांग्रेस को मिल गई। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां कांग्रेस समझती है कि हमारी नेचुरल उम्मीदवारी नहीं बनती थी, लेकिन वो 70 का आंकड़ा दिखाने के लिए क्या ये सीटें दे दी गई, ये बात नहीं रियलाइज हुआ। कुछ जगहों पे जहां वो 2010 में सेकंड पोजीशन पे थे, वो सीट आरजेडी लड़ रही है। कायदे से ये सीट कांग्रेस की होनी चाहिए थी। एक आध सीट ऐसी है जहां सिटिंग एमएलए है, बछवाड़ा या कोई एक ऐसी सीट है, मैं नाम हो सकता है मैं गलत ले रहा हूं, लेकिन एक सीट ऐसी है जहां पे उनके सिटिंग एमएलए थे, लेकिन वो सीट माले को दे दी गई। तो कांग्रेस को लगता है लेट रियलाइज हुआ कि ये 70 सीट लड़ने के चक्कर में हमने कुछ ऐसा बयाना ले लिया है कि जहां हम परफॉर्म न कर पाए। और उसके बाद आप ले आइए जिन्ना, उसके बाद आप ले आइए और भी कई जगहों से टिकट में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। धांधली उसको न भी कहें तो मिसकैलकुलेशन हुआ है, शायद टिकटों का बंटवारा अच्छा नहीं हुआ, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर ये सच में ऐसी स्थिति है और ग्राउंड पे ये दिखने लगता है तो जिस आरजेडी को कांग्रेस को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हो, 41 सीटों पे पिछली बार लड़े थे। 70 इज ए गुड नंबर संजीव, 243 की विधानसभा है। 70 आप उनको जिता भी सकते हो, आप उनको हरा भी सकते हो। आप जितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हो तो यू कैन बी द फैक्टर। लेकिन क्या जिस तरीके की खबरें आ रही हैं तो कांग्रेस क्या आरजेडी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है या उसके प्रोस्पेक्ट्स को डेंट कर रही है?
ये एक बड़ा सवाल है जिस पे राजनीतिक हलकों में जहां तहां चर्चा होने लगी। अब आप देखिए, जैसा कि सुकेश ने कहा, कुछ सीटों पर तो मैं खुद असहज हूं। पटना में लव सिन्हा लड़े चुनाव, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर लव सिन्हा पहले बांकीपुर की सीट पर कितनी दफा काम कर चुके हैं, घूमे हैं क्या? शत्रुघ्न सिन्हा तो नोन फेस थे, लेकिन लव सिन्हा को हम कितना जानते हैं। आपने बात की बिहारीगंज की, वहां शरद यादव बहुत बड़े नेता, लेकिन उनकी बिटिया हैं क्या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और उनका क्या जो वहां के कांग्रेस एक्टिविस्ट होंगे। देखिए, ये बातें ऐसी हैं जो कि हाँ और ना दोनों दायरों में जाती हैं। आखिर लड़ना चाहिए, सबों को अधिकार है, पर क्या केवल उन्हें लड़ना चाहिए जो ऊपर से पैराड्रॉप हो जाते हैं और वो क्या नतीजों में तब्दील होते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भी पॉलिटिकल डायनेस्टी हैं और चिराग पासवान भी पॉलिटिकल डायनेस्टी हैं, पर पॉलिटिकल अनुभव इन सबों का, राजनीति का, इन सबों से बहुत अलग तरीके का है, भिन्न है। नहीं, एक पॉलिटिकल ग्रूमिंग होती है और एक जिसको आप पैराड्रॉप होना बोलते हैं कि आप सीधे पहुंच गए वहां। हाँ। तो ऐसे आरोप, देखिए, नेताओं के बच्चे जो आ जाते हैं वो भी एक तरीके से पैराड्रॉप ही होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तेजस्वी तो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, अब महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि आपने बहुत घिसाई आपकी नहीं हुई, आप सीधे पोजीशन पे आ गए, लेकिन एक लेगेसी का इशू होता है, और अगर वो बैटन उनको पकड़ा दिया जाता है और उनके लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके नेता उनके मातहत काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो ग्राउंड तैयार हो जाता है। लेकिन आप जिनके बारे में नाम ले रहे हैं, शरद यादव का एक लंबा खुद का पॉलिटिकल करियर रहा है। वो एक एक्टिविस्ट के तौर पर सामने आए, वो जयप्रकाश आंदोलन के एक बड़े नेता के तौर पर थे। 74 में पहली बार सांसद बने, हैंडपिक्ड थे वो जयप्रकाश नारायण के, ऐसा बताया जाता है। एक जमाने में सबसे करीबी लोगों में कहे जाते थे। उन्होंने वो राजनीति देखी है, उन्होंने वो ऑनस्लॉट देखा है राजनीति का, और तब वो घिस के आए। लेकिन उनकी बेटी, कांग्रेस का कहना है कि वो बड़े कद्दावर नेता हैं और उस इलाके को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और ये सुलझी हुई महिला है, और इसलिए हमने उनका सम्मान किया है। कांग्रेस को भी मालूम है कि ये टिकट जो गई है, सी इज नॉट ए वेरी सीरियस कंटेंडर। वो हो सकता है चुनाव जीत जाए, चुनाव हार जाए, चुनाव हार जीत अलग बात होती है, लेकिन उनका कोई एक्सपीरियंस चुनावी, मैं मधेपुरा भी गया हूं। जब शरद यादव, लालू यादव चुनाव लड़ रहे थे, मैं मधेपुरा भी गया था। शरद यादव ने मधेपुरा को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी, वहां पे एक अपना घर बनाया था, वहां जाते आते रहते थे, बिहार की राजनीति को समझते थे, उनका कार्यकर्ताओं से जुड़ाव था। लेकिन वहां मैंने उनकी बेटी को नहीं देखा, वो दिल्ली में रही हैं। एग्जैक्टली, यही बात है। तो उनके लिए वो सहज स्थिति नहीं बनती है। लव सिन्हा के लिए वो सहज स्थिति नहीं बनती है। ये बात सही है। और ये राजनीतिक हकीकत है कि तेजस्वी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, चिराग को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वो हो सकता है सीट भी निकाल के ले आए, हो सकता है कि अपनी एक फॉलोइंग भी बना ले। ये बात लव सिन्हा पे लागू नहीं होगी, ये बात शरद जी की बेटी पे लागू नहीं होगी। ये बात सही है। सवाल यहां है कि ये अगर एबरेशन है तो इसमें आखिरकार दोषी कौन है? लव सिन्हा अचानक से हम लोगों को तब दिखे थे पॉलिटिकली एक्टिव जब शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ने आए थे और रविशंकर प्रसाद के खिलाफ उन्हें लड़ना था, तो पॉलिटिकली मैनेज कर रहे थे, तब पहली बार दिखे, और अचानक से फिर कैंडिडेट हो गए। सुभाषिनी नाम है उनकी बिटिया का, शरद जी की, वो कल पार्टी ज्वाइन की, आज टिकट ले लिया। गलती, एबरेशन यहाँ तो नहीं है, वहाँ है जो लोग ये तय कर रहे हैं कि वो टफ फाइट नहीं दे पाएंगे उन सीटों पर, जैसा कि एप्रीहेंशन है। लेकिन सवाल यहां यह है सुकेश कि आरजेडी एक डू और डाई बैटल लड़ रही है, करो या मरो की स्थिति है उसके पास। तो पहले तो उसे यही समझाना होगा लोगों को कि क्या वो इतने अपने आप को कमजोर फील किया उसने कि उसने 70 सीट दिए, और फिर बाद में वो 70 का जो आंकड़ा था वो कैसे डिफाइन होगा, कौन कौन उस पर लाए जाएंगे, उस पर भी उनका कुछ नहीं था। उनको अंदाजा भी नहीं था कि इनके पास कैंडिडेट है या नहीं है। क्या लालू यादव की गैर मौजूदगी जो है वो इन डिसीजंस में दिखाई पड़ रही है? नहीं, देखिए, लालू यादव वॉज इन द थिक ऑफ थिंग्स। मुझे जो जानकारी है, उन्होंने 58 सीटें कही थी, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। और एक तरफ जब एक फर्म गठबंधन बनने लगता है तो दूसरी तरफ गठबंधन की दरकार होती है। 5%, 6%, 7% वोट कांग्रेस का है। एक मैसेजिंग की भी बात होती है कि कांग्रेस से भी गठबंधन टूट गया। यह रिस्क कांग्रेस उठाना नहीं चाहती थी। आरएलएसपी उनको छोड़ के जा चुका था, मांझी की पार्टी अलग हो चुकी थी,
बाद में तो मुकेश सहनी भी अलग हो गए। ऐसे में एक ट्राई टेस्टेड पार्टनर के तौर पे कांग्रेस का उस गठबंधन में होना जरूरी था। लेफ्ट को भी, सारे लेफ्ट पार्टियों को पहली बार इस तरीके से रोपिन किया गया है कि सारी लेफ्ट पार्टियां उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। तो एक फॉर्म गठबंधन दिखाने के लिए कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और आज जैसी स्थिति में लालू यादव हैं, वो खुद सीन में नहीं है। उनको जो भी जानकारी मिल रही है या जो भी मैनेज कर पा रहे हैं वो रांची से कर पा रहे हैं। वो खुद जेल में हैं, उनसे कुछ राय परामर्श ही हो सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, वो मेंटोर करने की स्थिति में नहीं है। तो सारा भार तेजस्वी यादव पे है। तेजस्वी यादव ये लड़ाई अकेले दम पे लड़े 243 सीटों पे, सिर्फ आरजेडी के दम पे नहीं हो सकता। उन्हें एक नेशनल पार्टी, एक जिसका काडर है, जिसका एक वोटर है, कम वोटर हो लेकिन वोटर है, और दरअसल मैसेज के लिए, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए कि हम एक फॉर्म गठबंधन हैं, हमारे साथ एक नेशनल पार्टी है, वी आर नॉट लेफ्ट इन लर्च। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत से वो 70 सीटें ली, लेकिन वो एक्यूमेन कांग्रेस पार्टी में नहीं था कि वो 70 सीटें वो ऐसी ले पाए कि कम से कम वहां वो कंटेस्ट में दिखाई दे। कुछ सीटों पे ऐसा दिखता है कि कांग्रेस पार्टी है नहीं, कांग्रेस पार्टी वहां कमजोर लड़ाई लड़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों का भी कहना है कि हमने जब सीटें ली तो हमने संख्या देखी, हमने सीटें नहीं देखी। लेकिन वो अल्टीमेटली नुकसान अगर किसी को पहुंचाएगा तो वो आरजेडी के प्रोस्पेक्ट को पहुंचाएगा। ये चीज शायद अब उनके समझ में भी है, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। अब वो जनता की अदालत में है कि जनता नीतीश कुमार को अगर रिजेक्ट करना चाहती है तो चैलेंजर के तौर पे मैं हूं, वो मुझे चुनेगी। और तीर जो है वो जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह भी है। अब देखिए, ऐसा है कि बगल में उत्तर प्रदेश है, और आप देखिए कितना फोकस रहता है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश पर। 80 सीटें हैं, जाहिर है फोकस तो रहेगा ही। प्रियंका गांधी वहां की प्रभारी महासचिव भी हैं, लेकिन बिहार में 40 सीटें हैं और कांग्रेस को लगता है कि बस चुनाव लड़ लीजिए, उम्मीदवार हो चाहे नहीं हो, तो फिर बदलाव की उम्मीद कैसी। लेकिन देखना है कि आरजेडी ने अगर ऐसा किया है, जिस भी दबाव में किया हो, तो उस पर इसका असर क्या होता है। वैसे ये बात महागठबंधन की एनडीए खेमे से ताज़ा खबर यही है कि शाहनवाज और रूडी दोनों स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर लिए गए हैं। नई सूची आ चुकी है। बड़ा बवेला उठा था जब उन्हें शामिल पिछली दफा नहीं किया गया था। तो देखेंगे आखिरकार ये सारी गतिविधियां निर्णायक चरण में आखिर किस तरह के प्ले आउट करती हैं, नतीजे क्या सामने आते हैं। अपना साथ सहयोग हमारे साथ इसी कदर बनाए रखिए। नमस्कार।